नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। सो होपफुली यू ऑल आर वेरी वेल एंड आप लोग अपनी पढ़ाई को बखूबी कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं कर रहे हो तो बेटा इलेक्ट्रोस्टेट आपका अब खत्म होने वाला है। कृपया करके इस पूरी इलेक्ट्रोस्टेट को रिवाइज कर लीजिएगा और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो इलेक्ट्रोस्टेट से बेसिकली पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग ढंग से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेट जो है एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारा कवर करता है इसी स्थिति में। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसको हम लोग जो आपका लास्ट टॉपिक है कैपेसिटर, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देन उसके बाद फिर इलेक्ट्रोस्टेट खत्म। तो कैपेसिटर की शुरुआत करते हैं आज। कैपेसिटर की शुरुआत करते हैं, थोड़ा बहुत कैपेसिटर तो खैर आपको पता होगा। तो मैं आपको बता दूं कैपेसिटर जो है वो लगभग लगभग आपने पढ़ा हुआ है, और जो आपने पढ़ा हुआ है ना लगभग वैसा ही है। ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कैपेसिटर का कंटेंट जो आपको ना आए, है ना। तो आने वाला कंटेंट ही आपको हम पढ़ाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो ये 4 दिन तक चलेगा। लेक्चर नंबर 36 आज है। 36, 37, 38, 39 और 40, लगभग 5 लेक्चर्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टेट आपको खत्म हो जाएगी। तो 40 लेक्चर की इलेक्ट्रोस्टेट होगी। तो लिखिए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर नॉर्मली जो मैं डेफिनेशन लिखूंगा जो आपको पता है पहले से, डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर, ये आपको पता ही है। सो डाइलेक्ट्रिक, आर insulator which are when placed which are when placed in the between plate of capacitor, in the between of plate of capacitor, increase the capacity। समझना की बात। जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक या किसी मटेरियल को कैपेसिटर के बीच में रखते हैं तो वो हमेशा उसकी जो है कैपेसिटी उसको इंक्रीज करता है। सो इंक्रीज increases the capacity। समझ में आई बात। हम लोग जो नॉर्मली कैपेसिटर पढ़ते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ कैपेसिटर। 3 टाइप ऑफ कैपेसिटर आप लोग भी जानते हो फिर इन तीनों टाइपों को। देयर आर 3 टाइप ऑफ कैपेसिटर। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। पहला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। और तीसरा होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, ओके। तो नंबर 1 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं पहले हम।
ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, खैर आपने पढ़ा भी होगा इसको, मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं। इसमें क्या होता है, दो प्लेट्स होती हैं और दोनों ऑपोजिटली चार्ज होती है। एक प्लेट के ऊपर अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है प्लस में, तो दूसरे प्लेट के ऊपर ऑटोमेटिकली हम मान लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी। और ये दोनों प्लेटें नॉन कंडक्टिंग होती है, बट अगर ये खड़ी कर दें तो ये कंडक्टर बन जाएगा। और एक कंडक्टर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉर्मली कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हम जानते हैं। दोनों प्लेटें बेटा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जिसे हमने डी नाम दिया है, इस डी डिस्टेंस पर ये प्लेस्ड होती है। अगर पहली प्लेट ओरिजिन पर रखी है तो दूसरी प्लेट कहाँ रखी जाएगी, डी डिस्टेंस पर। तो ये भी आपको पता है खैर, पोटेंशियल बराबर क्या होता है कि इन्फानाइट से किसी पर्टिकुलर चार्ज को डी डिस्टेंस तक लाके स्टैब्लिश करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई विद द डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस इन्फानाइट से पहले हम लोग कहाँ लाएंगे बेटा, उसको डी पर लाएंगे। वहाँ पर हम लोग आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं बेटा, वो तो फिर जीरो आता है। पर फिर जब हम लोग डी से लेके कहाँ तक आते हैं, जीरो तक आते हैं। तो आप यहाँ पर भी जीरो लिखो, ओरिजिन तक चार्जेस को लेके आना है। तो जीरो तक जब लाएंगे तो यहाँ अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, जो कि वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हमेशा आर के डायरेक्शन में होती है। और ये डी आर तो खैर डी आर के अपनी होता है होने में। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो v इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट बाहर जाएगा, डी आर का इंटीग्रेशन आर होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा। तो इससे हम ये बात बोलते थे, ये सब 11th क्लास की बातें बेटा, कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया करके एक सूत्र होता है, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से हम ये बात बोल सकते हैं बेसिकली कि जो पोटेंशियल होता है वो सिग्मा का वैल्यू ऐसे क्यू डी अपॉन तो सिग्मा अपॉन ये ए एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो जब ये अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन ए अपॉन डी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। दिस इज द कैपेसिटेंस फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला, ओके। अब हमारा जो मुख्य मुद्दा है ना वो ये है डाइलेक्ट्रिक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक अगर मैं इनके बीच में रखूं, सो व्हेन डाइलेक्ट्रिक बिटवीन व्हेन dielectric placed between capacitor placed between capacitor, मुद्दा ये कि अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक के को रखते हैं कैपेसिटर प्लेट के बीच में तो उनकी कैपेसिटेंस बढ़ती है, ऐसा मैं आपको पहले ऑलरेडी बोल चुका हूँ। बट कैसे बढ़ती है जरा उसकी बात करते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये प्लस सिग्मा प्लेट है, ये माइनस सिग्मा प्लेट है बेटा, इसमें मैंने इसकी कैपेसिटेंस सी है, बट मैंने इसके बीच में क्या भर दिया, मैंने इसके लिए भर दिया डाइलेक्ट्रिक, ये डी इनके बीच का डिस्टेंस है। अब v की बात करें अगर हम लोग तो v इज इक्वल टू माइनस 0 टू t e डॉट डी आर, इसको जरा खुद करना। तो ये तो फिर आपको बताइए सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगा इसका वैल्यू, ये हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। जीरो टू टी में तो फिर प्लस आएगा, टी टू जीरो में आएगा, ठीक है। तो फिर ये तो आ जाएगा, बट हम ये जानते हैं कि जब सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे क्यू अपॉन ए करके, तो सिग्मा का वैल्यू जब क्यू अपॉन ए हम लोग पुट करेंगे तो हम ऐसा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस आएगी वो विद डाइलेक्ट्रिक आएगी, जिसका वैल्यू हम लोग सी प्राइम बोल देंगे क्यू अपॉन बी करके।
तो वो आ जाएगी ए एप्सिलॉन अपॉन डी करके, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है ना, वो परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी इन द वैक्यूम होता है। तो इस स्थिति को जब यूज किया जाएगा तो हम लोग क्या बोल देंगे कि सी प्राइम इज इक्वल टू ए ऑफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। तो बेटा एप्सिलॉन आर का वैल्यू हमेशा एक से बड़ा होता है। तो जब एप्सिलॉन आर का वैल्यू एक से बड़ा होता है और सी हम जब मानते हैं कि वैक्यूम में कैपेसिटेंस होता है, तो हम ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि सी प्राइम का जो वैल्यू है वो सी मल्टीप्लाई विद एप्सिलॉन आर, मतलब कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक in presence of dielectric, the capacity increases. The capacity increases by epsilon r। समझ आ गई बात? अब अगर देखो एक चीज समझाता है, दूसरा केस। दूसरा केस ये बेटा सी बराबर क्या होता है, क्यू वी होता है, ये आप जानते हैं। और अगर मैं बोल दूं सी प्राइम बराबर क्यू चार्ज, तो वही है बट पोटेंशियल अलग है, वी प्राइम फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। मैं दूसरा केस ही ले रहा हूँ, अब की बार डायरेक्टिव की बात नहीं कर रहा, मैं पोटेंशियल ही चेंज कर रहा हूँ। फॉर isolated system। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना बच्चों, बहुत सिंपल सी चीज है जो हम लोग कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि सिस्टम आइसोलेटेड है, इफ आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें क्या होता है बेटा, क्यू की वैल्यू सेम रहती है, वोल्टेज पोटेंशियल भले अलग अलग है, बट इसमें क्या है, क्यू सेम है। तो मैं लिखता हूँ क्यू सेम। तो बोथ आर नॉट कनेक्टेड विद बैटरी। बैटरी दिक्कत जाएगी ना, इसलिए बोथ बोथ मतलब दो ऐसे सिस्टम है जहाँ पर जो है दोनों प्लेटों की बात कर रहा हूँ, दोनों प्लेटें जो है बैटरी से कनेक्ट कर रही है। बोथ आर नॉट कनेक्टेड विद बैटरी। ठीक है, सो हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात मैं ऐसे करूँ कि सी प्राइम जो है, मतलब एक ऐसा कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हो और एक ऐसा कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक ना भरा हो, दोनों की बात करता हूँ मैं। तो अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट ना करूँ, ठीक है, तो यहाँ देखना सिस्टम क्या हो जाएगा, वी कैन से दैट सी प्राइम अपॉन सी इज इक्वल टू वी अपॉन वी प्राइम, क्योंकि आपका वो तो सेम है ही सही। अब हम ये बात बोल सकते हैं कि सी प्राइम अपॉन सी, मतलब जब हम लोगों ने डायरेक्ट्रिक भर दिया तो कैपेसिटेंस ये था, और जब नहीं भरा तो ये था। तो सी प्राइम अपॉन सी की वैल्यू कितनी आ रही है, एप्सिलॉन आर। तो हम ये बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू वी अपॉन वी प्राइम। ठीक है,
और फिर ये भी हो सकता है बेटा कि अगर मुझे v प्राइम निकालना हो, सो वी कैन से दैट v प्राइम इज इक्वल टू v अपॉन एप्सिलॉन r, v upon epsilon r, that is in presence of dielectric field, that is in presence of dielectric field, potentials decreased by potential decreased by 1 upon epsilon r, समझने की बात, मतलब 1 upon epsilon r टाइम्स q होता है। ओके, नंबर थर्ड, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस उसके बीच में। तो पोटेंशियल बराबर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस, ठीक है। सो v प्रोपोर्शनल टू सिंपली e हो जाएगा यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ओके, और वी कैन से दैट v प्राइम प्रोपोर्शनल टू e प्राइम, अगर डाइलेक्ट्रिक हो तो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ओके, सो हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर v प्राइम अपॉन v का वैल्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन r है, तो इसी वे में e प्राइम अपॉन e का जो वैल्यू है ये तो 1 अपॉन एप्सिलॉन r हो जाएगा। इसका मतलब जैसे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है 1 अपॉन एप्सिलॉन r टाइम्स, वैसे ही क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं डिक्रीज होगा? बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। अगर आप डाइलेक्ट्रिक भर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी पहले की तुलना में कम हो जाएगा। अब मान लो आपको पार्शियल डाइलेक्ट्रिक भरना है, सारा नहीं भरना आपको ना। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर partially filled with a dielectric, parallel plate capacitor partially filled with a dielectric, इसकी बात करते हैं हम लोग। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ बच्चों, ऐसा है, आधा भरा हुआ ये प्लस सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा, ठीक है। और इनके बीच में ये टी मोटाई की एक प्लेट बनी हुई है, ठीक है। और ये बीच की डिस्टेंस डी, मतलब डी में से टी मोटाई में तो है, बाकी डी माइनस टी के अंदर नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जो जहाँ है डाइलेक्ट्रिक, वहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का 1 अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो
एप्सिलॉन आर टाइम्स हो ही जाएगा, ठीक है। एंड सी का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स, ये भी हम लोग जानते हैं। ये तीन से हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटेंस बढ़ता है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पोटेंशियल की, तो डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके से होगा। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड किस डिस्टेंस पर होगा, जहाँ डायरेक्ट्रिक नहीं है। कहाँ डायरेक्ट्रिक नहीं है, डी माइनस टी पर डायरेक्ट्रिक नहीं है। प्लस डायरेक्ट्रिक कहाँ है, टी डिस्टेंस पर है। तो हम ये जानते हैं अगर टी डिस्टेंस पर डायरेक्ट्रिक है तो ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और हम लोग यहाँ पे ई नोट को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब ई नोट बराबर क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वैक्यूम की वजह से था। ये सब तो हम इसको जब ध्यान रखेंगे तो ई नोट का वैल्यू कितना हो जाएगा, और हाँ चाहो तो क्यू सिग्मा का वैल्यू पुट कर दीजिए ना, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। इन सब की बात ध्यान रखते हुए मैं अगर पोटेंशियल निकालूंगा वी, तो वी इज इक्वल टू ई नोट है। ई नोट का मतलब क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट एंड टी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन नोट, और सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, दैट इज ए एप्सिलॉन नोट अपॉन, यहाँ से टी कॉमन ले लो, वन अपॉन एप्सिलॉन नोट एमसीयू, ठीक है। अब अगर मान लो मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बहुत सारे तरह के डाइलेक्ट्रिक करूँ, बहुत सारे तरह के मतलब कोई एक तरह का नहीं पढ़ते हैं हम लोग, अलग अलग परमिटिविटी के अलग अलग डाइलेक्ट्रिक पढ़ते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड विद डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक ऑफ डिफरेंट थिकनेस। सपोज क्या करते हैं हम लोग, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, और डायरेक्टली भर देता है इसमें। ये अलग परमिटिविटी का डाइलेक्ट्रिक है, मान लो जो जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन आर वन है और ये टी वन डिस्टेंस तक बना हुआ है। चलो ठीक है भैया, दूसरा देखते हैं। दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, मान लेते हैं, और इसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर टू और ये टी टू डिस्टेंस तक बना हुआ है। तीसरा देख लेते हैं।
एप्सिलॉन नॉट 3, बाकी स्पेस को हम ऐसे बोलते हैं यहाँ कुछ होगा, मे भी शायद अलग अलग परमिटिविटी का ये होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ। तो मैं अगर इसको लेके चलूँ तो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा P नोड हर बार की तरह D माइनस जितने भी डिस्टेंस मान लो T1 पे, T2 पे या T3 पे, या फिर जितनी भी डिस्टेंस तक डायलेक्ट्रिक है वो डिस्टेंस D में से कम कर देंगे। बाकी हो सकता है T1 पर जो हमारा बचा हुआ है डायलेक्ट्रिक उस पर E1 मान लेते हैं, T2 पर जो इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक की वजह से उसको T2 मान लेते हैं, T3 पर जो है वो उसको T3 मान लेते हैं, ऐसा कुछ करके हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि पहला इलेक्ट्रिक फील्ड पहले परमिटिविटी की वजह से सो E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R1 है, E2 जो है वो E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R2 है, ऐसे ही E3 को मान लेंगे। इन सबको मद्देनजर रखते हुए अगर मैं सभी की वैल्यू पुट कर देता हूँ और सभी में से ई नोड को बाहर निकाल लेता हूँ पहले जैसे किया था, और ई नोड को बाहर निकाल के ई नोड का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, तो क्या लगता है तुमको यहाँ पे कितना आ जाएगा Q अपॉन, ठीक है, इसके अलावा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन प्लस यहाँ पर आ जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस ऐसा। अब C इज इक्वल टू कितना होगा Q अपॉन V हर बार की तरह, बस इसको काम मिले तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ऐसा कुछ करके हम लोग मान सकते हैं। तो इसलिए ये बोल सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक के भरने पे कैपेसिटेंस में क्या क्या इफेक्ट होता है, ये हम एक फॉर्मूला से देख सकते हैं। कैपेसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो हमने देख लिया, पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो भी हमने देख लिया, और भी बहुत सारी 3-4 चीज़ें थी जो हमने डाइलेक्ट्रिक भरने की वजह से कैपेसिटेंस में होने वाले परिवर्तनों के माध्यम से देखी गई है। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में नॉर्मल थ्योरी में आपको बता चुका हूँ। नॉर्मल थ्योरी के बाद में कैपेसिटेंस कैसे वेरी करती है डाइलेक्ट्रिक से वो भी हम लोग देख चुके हैं। अब अगली जो बात है वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करते हैं, फिर स्फेरिकल की हम बात करेंगे। हालांकि सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में भी ऐसा कुछ खास नहीं है जो आपको ना आता हो, बट हाँ पढ़ना जरूरी है, तो उसकी ओर बात कर लेते हैं। तो नंबर दूसरा हेडिंग दो, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ओके, इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक सिलेंडर बनाएंगे, एक आउटर सिलेंडर होगा और एक इनर सिलेंडर होगा ना। दोनों सिलेंडर पे चार्जेस जो है ऑपोजिट नेचर के होंगे। जस्ट लाइक दिस, दिस वन एंड दिस वन।
समझ आई बात? तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि हमारे पास इस तरह के दो सिलेंडर हैं। जो इनर सिलेंडर है उस पर चार्ज प्लस क्यू मान लेता हूँ, ये उसकी रेफरेंस एक्सिस कहलाती है। बेसिकली यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज है बेसिकली। तो ये जो आउटर रेडियस है इसकी वो R2 मान लेता हूँ मैं, और जो इनर रेडियस है उसको मैं R1 मान लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम लोग बाहर से ग्राउंडेड करते हैं। मैं पिछले वालों से करना भूल गया था। किसी भी सिलेंडर की वजह से हम अंदर की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें किसी भी पॉइंट पे, तो उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। सिलेंडर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, मान लो इस पॉइंट पे मानो तो वो होता है E वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब इसको निकालने का सिंपल तरीका है बेटा। ठीक है, सिंपल तरीका ये है बेटा कि आप क्या करो, पोटेंशियल जो है ना वो हम जानते हैं बेसिकली माइनस इन्फानेट से पर्टिकुलर किसी पॉइंट तक लाना होता है। तो हम लोग को पहले माइनस इन्फानेट से आउटर सरफेस तक लाना पड़ेगा, फिर वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद R2 से आपको अंदर की तरफ आना पड़ेगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना पड़ेगा। तो जब हम ये देखेंगे तो ये पोटेंशियल जो होगा माइनस में, ये तो हो जाएगा 0 और माइनस अदर इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर, बिकॉज ये भी आर कैप में और डी आर भी आर कैप में, तो आर कैप डॉट आर कैप तो बन हो जाएगा। इसको नॉर्मली हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वी, सॉरी वी है, सो दिस इज सिंपली वी, और ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा लॉग ऑफ R2 अपॉन R1, then V is equal to Q अपॉन लैम्डा की वैल्यू लैम्डा अपॉन L हो जाएगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log of R2 अपॉन R, दैट्स इट। अब ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल से चाहो तो निकाल सकते हो कैपेसिटेंस, इसमें C इज इक्वल टू Q अपॉन V से आराम से आ जाएगा। बस अब ऐसे हम लोग स्फेरिकल ले लेते हैं, मतलब तीसरा स्फेरिकल कैपेसिटर। इसमें दो स्क्वायर लेंगे, एक के अंदर एक स्क्वायर यहाँ पर होगा, ये एक स्क्वायर, ये दूसरा स्क्वायर, ये R1 है, इसके बीच में हम लोग कहीं पर पोटेंशियल, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर किसी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल भी निकालना पड़ सकता है आपको, और यहाँ पर आपको जो है
इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना पड़ेगा। खैर पोटेंशियल निकालने में वही सेम मेथड यहाँ काम आएगा। V इज इक्वल टू, पहले आपको माइनस इन्फिनिट से लेके R2 तक आना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप जानते हो जीरो था, बाहर की तरफ कोई चार्ज है नहीं। फिर आप सीधा R2 से कहाँ तक आइए, R1 तक आइए। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली वो हम जानते हैं अंदर की तरफ के क्यू जितना उसका चार्ज है, क्योंकि अंदर वाले में हम लोग प्लस क्यू चार्ज मानेंगे, माइनस वाले को माइनस क्यू मानेंगे। सो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, देन इसको आप सोल्व कर लीजिए। सो V इज इक्वल टू के क्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी लगा दीजिए, सो 1/R1 माइनस 1/R2। फिर इसके बाद आप सिंपली बोल सकते हो कि भैया जो कैपेसिटेंस है वो C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है, उससे आप निकाल लेना। सो वो आ जाएगा R1 R2। बात समझ में आ गई, सिंपल है। अब हम लोग आज जो पढ़े हैं थोड़ा उसको मैं एक बार रिवाइड करता हूँ नोट डलवा के, ताकि आपको सारी बातें बहुत क्लियरली समझ में आ जाए। नंबर 1, अगर कैपेसिटेंस कुछ ऐसा हो, डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ इसके बीच में प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इसमें हम लोगों ने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं कर रखी, सिंपल एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है कैपेसिटेंस प्लेट के बीच में। स्पेलिंग सही कर लेना बैटरी के। तो यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो सेम रहेंगे, कैपेसिटेंस जो है डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद वो बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पहले की तुलना में कम हो जाएगा, और पोटेंशियल जो है वो भी कम हो जाएगा। समझ गए? दूसरा, अगर हमने इस सिस्टम को कनेक्ट कर दिया बैटरी से, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो चार्जेस जो है ना वो बेचारा पहले की तुलना में एप्सिलॉन आर टाइम बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी, बट अब पोटेंशियल जो है और चार्ज और कैपेसिटेंस एक दूसरे को कंपनसेट कर लेंगे, तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं आएगा बैटरी कनेक्ट करने से, क्योंकि हम जानते हैं वी प्राइम बराबर क्या होता है, क्यू प्राइम अपॉन सी प्राइम। तो जब चार्जेस चेंज हो रहे हैं, कैपेसिटेंस चेंज हो रही है, तो फिर दोनों के चेंज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि बेटा जब हम लोग बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाता है, मतलब द पोटेंशियल without the battery, with the battery and without the with the battery and without the battery will be same. Now the potential with dielectric and without dielectric is simply this, and by connecting the battery we can say like this, and you can say that C prime is equal to epsilon R C. So you simply do this like this, Q prime upon epsilon R C, which is equal to Q upon C. C से C है, आप बोल सकते हो कि Q प्राइम इज इक्वल टू C। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बैटरी कनेक्ट करने से ऐसा होता है, ऐसा होने से ऐसा होता है, और ऐसा होने से फिर ऐसा भी हो सकता है, मतलब चार्जेस जो है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स जो है वो बढ़ सकते हैं। अगर आपने
बैटरी कनेक्ट किया है। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न रखता हूँ। हालांकि वो प्रश्न ऐसा कोई बड़ा नहीं है, आपको मैंने ये बता रखा है प्रश्न, फिर भी मैं आपको एक बार के लिए समझाता हूँ, देखना ध्यान से बच्चों। फाइंड आउट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। देखिए डायग्राम कुछ ऐसा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है बेटा, थोड़ा बहुत डायलैक्ट्रिक तो बीच में भरा हुआ है इस तरीके से, बाकी नीचे की तरफ में भर दिया। तो दो तरह के डायलैक्ट्रिक यहाँ भरे हुए हैं, एक तो ये और एक ये वाला। ठीक है, ये एप्सिलॉन R1 हो जाएगा, ये एप्सिलॉन R2 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा D1, और यहाँ हो जाएगा D2। और ये एरिया मान लेता हूँ मैं इसका A है। तो या तो आप ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो, जैसे मैंने आपको सिखाया है कि जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दो तरह का, ऑफकोर्स दो तरह का डायलैक्ट्रिक है, और डिस्टेंस भी हम दो तरह से डिवाइड कर देते हैं, E1 E2 समथिंग करके। ये एक तरह से कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हम लोग लेते हैं कैपेसिटर का, ठीक है ना, तो इस तरह की सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा चार्ज की वैल्यू सेम रहती है, ये बात ध्यान रखना। जब भी कैपेसिटर इस तरह सीरीज में जुड़े होते हैं तो वहाँ पे चार्जेस का वैल्यू सेम होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी चार्ज की बात में, अगर मैं चार्ज तो सेम लेंगे हम लोग, बट यहाँ पोटेंशियल जो है ना वो डिफरेंट लेंगे इस तरह के सीरीज कॉम्बिनेशन में। हाँ, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ये बात हमेशा याद रखना। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई रेजिस्टेंस यहाँ है, एक ये पैरेलल में इसके लिस्ट है, दोनों के ऊपर वोल्टेज का वैल्यू सेम होगा, बट सीरीज में डिफरेंट होता है। तो सीरीज में डिफरेंट हम लोग मान लेंगे। कैपेसिटर भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही तो है, जिसमें रिएक्टेंस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मैं ऐसे बोल दूँ E1 जो है जिसमें परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन R1 है, तो उसको ध्यान रखते हुए हम ये लिख सकते हैं, और E2 के अंदर परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन R2 है, तो उसको ध्यान रख के हम ये भी लिख सकते हैं सीधा। और फिर हम लोग नॉर्मली जो मेथड अपनाते हैं कि ई नोट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, हमेशा की तरह वही यहाँ पर भी काम में ले सकते हैं। तो इससे पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं डी1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस डी2 अपॉन एप्सिलॉन R2, ठीक है। या फिर C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी वाला जो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, उससे C का वैल्यू आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस डी2 पर दैट्स इट। या फिर एक और तरीका है करने का, एक्चुअली क्या है बेटा, मेथड सेकंड अगर हम लोग मैं बात करूँ, तो मेथड सेकंड में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर मान लो ये ए पॉइंट है, ये कैपेसिटेंस यहाँ पर है और दूसरा कैपेसिटेंस है, क्योंकि दोनों सीरीज में है ना, ठीक है।
इसका C1 कैपेसिटेंस है, इसका C2 कैपेसिटेंस है, या एप्सिलॉन R1 परमिटिविटी है, एप्सिलॉन R2 परमिटिविटी है, और इनका एरिया सेम है। तो एरिया सेम, डिफरेंट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन हो गई। एक बात ध्यान रखना हमेशा कि अगर एरिया सेम होता है तो कैपेसिटर का, और जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, क्योंकि ये D1 डिस्टेंस है ये वाली, ये D2 डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है मान लेते हैं हम लोग। तो हमेशा उसको सीरीज कॉम्बिनेशन नाम देंगे। क्या नाम देंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होती है ना, वो हमेशा इस वाले फॉर्मूले से काम आती है। रेजिस्टेंस में उल्टा होता है ना, कैपेसिटेंस में उल्टा होता है। तो C1 जो है पहली वाली परमिटिविटी के करस्पॉन्डिंग है, तो एप्सिलॉन A अपॉन डी काम करता है वहाँ पे। C2 जो है एप्सिलॉन, एरिया सेम है ना उनका, बस ये दोनों अगर आप लोग यहाँ रख दोगे ना तो यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो दो तरीके हैं इसको करने के। हाँ, अगर मान लीजिए एरिया डिफरेंट है और डिस्टेंस सेम है, एरिया डिफरेंट है डिस्टेंस सेम है, जो मैं आपको बताऊंगा अभी अगला सवाल, उसमें ये चीज़ समझाऊंगा कि अगर एरिया डिफरेंट है और डिस्टेंस सेम है तो वहाँ पर इसका बनता है हमेशा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ तो देखो, अब मैं ऐसे कह रहा था कि अगर मान लीजिए एरिया जो है ना वो डिफरेंट हो बट डिस्टेंस सेम है, तो उस समय क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जिससे मैं आपको बता दूँ। नोट डाल, एरिया डिफरेंट एंड डिस्टेंस सेम, then parallel combination, then parallel combination। जैसे एक सवाल मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। फाइंड आउट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B, two dielectric slab of two dielectric slab of dielectric constant of dielectric constant epsilon r1 and epsilon r2 of area A1 and A2, each of thickness B, each of thickness B are inserted between are inserted between the plates of parallel plate capacitor between the
प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, of plate area A, of plate area A, समझना ध्यान से, as shown, एक डायग्राम भी आपको दे रखा है, उस डायग्राम से आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये मान लो पैरेलल प्लेट, ये कोई कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया कैपिटल ए है, इसको दो पार्ट में हमने इस तरह से स्प्लिट किया हुआ है। इस वाले पार्ट का जो एरिया है उसको A1 मान लिया, इस वाले पार्ट का जो एरिया है इसको A2 मान लिया। यहाँ जो परमिटिविटी दे रखी है वो एप्सिलॉन आर दे रखी है, और यहाँ जो परमिटिविटी दे रखी है वो एप्सिलॉन आर दे रखी है। मैं समझता हूँ इसको ऐसा ना, तो ये एप्सिलॉन R1 है, ये एप्सिलॉन R2 है, ठीक है बच्चों। तो कंप्लीट दोनों को मिला के जो कैपेसिटेंस आएगी वो तो आएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ऐसा मैं मानता हूँ कि ऐसा होता है। बट यहाँ पे एरिया अलग अलग है, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम का मतलब दोनों एप्सिलॉन्स की डिस्टेंस डी है, चाहे इसकी मानो चाहे इसकी मानो। हाँ एरिया अलग अलग है क्योंकि उस एरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, बट हम ये मानेंगे कि इस तरह से उनका सिस्टम है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट होगा। कैसे होगा मैं समझाता हूँ। इस डायग्राम को आप ऐसे समझ सकते हो, ये एक पॉइंट है, ये थोड़ा सा इस तरीके से प्लेन बना सकते हैं हम लोग, दिस टाइप ऑफ एरिया एंड दिस टाइप ऑफ एरिया। ये बी है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A1 अपॉन डी, ये तो पहला पेज का हो गया। और दूसरी पेज के लिए हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 एंड A2 अपॉन डी। दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ट्रीट कर सकते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेटा ऐसा होता है ना कि दोनों जो होते हैं वो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 करके हम लोग मान सकते हैं। अब दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा। बस एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी एप्सिलॉन R1 A1 प्लस एप्सिलॉन R2 A2, दैट्स इट। इस तरीके से कैपेसिटेंस निकल सकती है। वैसे आप सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत सारे बना सकते हैं, पैरेलल बना सकते हो, ये आपका डिपेंड करता है। तो इतना समझो सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट क्या होता है। ये दो तरह के रिजल्टेंट अगर आपको पता है तो फिर आप कैपेसिटेंस का भी काम आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इतना ही करते हैं। और भी बहुत सारे सवाल हैं वैसे इसमें, वो हम लोग आगे साइड करते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आप लोग कैपेसिटेंस का थोड़ा बहुत और पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हो, क्योंकि 12th क्लास का टॉपिक है इसलिए ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं पढ़ पाओ। ठीक है, तो कल मिलते हैं, ठीक है, अगला वाला जो कंटेंट है उसके साथ। थैंक यू।